एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो आज की वीडियो की हम बात करेंगे जिसमें हम फिर से सॉल्व करेंगे हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज़। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जुपिटर क्लासेस के नाम से। साथ ही साथ आप कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड। ठीक है, जुपिटर क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आपके लिए है अवेलेबल फ्री मॉक टेस्ट प्लस पेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज़ फिक्टिव किनशिप रिलेशनशिप। ठीक है, हमने बताना है कि फिक्टिव किनशिप रिलेशन जो होता है, रिलेशनशिप वो होता है क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड टाइज और डिसेंट। ऑप्शन बी इज़ अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मैरिज। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है क्या जो बेस्ड है किस पे? मैरिज पे। ऑप्शन सी हमारे पास है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लीगल अडॉप्शंस और अदर फॉर्मलाइज्ड अरेंजमेंट्स। ऑप्शन डी इज़ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फिक्टिव किनशिप रिलेशनशिप जो है हमारे पास, ठीक है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मतलब बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होता है टू पेरेंट्स। जैसे हमने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया हो, ठीक है, मतलब इमोशनली अटैच्ड होता है। ठीक है, वो रिलेशनशिप होता है, ना कि ये किसी मैरिज पे बेस्ड होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए, इफेक्टिव किनशिप रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लीगल अडॉप्शन। ठीक है, हम किसी को लीगली अडॉप्ट करेंगे और अदर फॉर्मलाइज्ड अरेंजमेंट्स रादर देन ब्लड टाइज और मैरिज। ठीक है, लीगली अडॉप्ट करेंगे, ना कि ये रिलेटेड होगा किसी भी मतलब खून का रिश्ता होगा या मैरिज से रिलेटेड नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग नॉन बायोलॉजिकल इंडिविजुअल एज इफ दे वर रिलेटिव। ठीक है, ऐसे मतलब जो नॉन बायोलॉजिकल इंडिविजुअल होंगे उनको कैसे, या चाइल्ड होगा उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा कि वो जैसे रिलेटिव हैं, सच एज गॉड पेरेंट्स, मेंटर्स और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिक्टिव किनशिप रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज अ डिसेंट ग्रुप। ठीक है, डिसेंट ग्रुप होते क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाई ब्लड टाइज। ऑप्शन बी हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाई मैरिज टाइज। ठीक है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जो मैरिज पे बेस है। या ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? ये ब्लड बेस है। ऑप्शन सी हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रेस्ड थ्रू अ कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन डी हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग इन द सेम हाउस होल्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। A descent group is a group of individuals who are traced through a common ancestor। ठीक है, जिनको किससे ट्रेस किया जाता है? कॉमन एंसेस्टर से। टिपिकली इन अ यूनिलीनियर किनशिप सिस्टम। डिसेंट ग्रुप्स कैन बी पैट्रिलिनियंस, ठीक है, और मैट्रिलिनियन। ठीक है, डिसेंट ग्रुप जो होते हैं वो पैट्रिलिनियन भी हो सकते हैं और मैट्रिलिनियन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है इसका करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैट्रिलिनियन एंड मैट्रिलिनियन डिसेंट। ठीक है, पैट्रिलिनियन और मैट्रिलिनियन में हमने डिफरेंस यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए पैट्रिलिनियन डिसेंट traces lineage through the mother lines while matrilineal descent traces lineage through the father lines। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो पैट्रिलिनियंस यहाँ पे डिसेंट होते हैं उसको किससे ट्रेस किया जाता है? फ्रॉम मदर लाइन्स। और जो पैट्रिलिनियन है वो उसको किस लाइन से ट्रेस किया जाता है? फादर लाइन से। ऑप्शन बी हमारे पास है पैट्रिलिनियन डिसेंट ट्रेसेस lineage थ्रू द फादर लाइन्स while matrilineal descent traces lineage through the mother lines। ऑप्शन सी हमारे पास है patrilineal descent traces lineage through both the fathers and mother lines while matrilineal descent traces through lineage through a single line। ऑप्शन डी हमारे पास है patrilineal descent traces lines through both parents equally while matrilineal descent traces lineage थ्रू ओनली वन पेरेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पैट्रिलिनियन जो है डिसेंट उसे किससे ट्रेस किया जाता है? थ्रू फादर लाइन्स, मीनिंग्स दैट इंडिविजुअल इनहेरेंट देयर फैमिली आर क्लैन मेंबरशिप प्रॉपर्टी एंड स्टेटस फ्रॉम देयर फादर साइड। यहाँ पे क्या होगा? कोई अगर इंडिविजुअल है वहाँ हमारे पास, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैट्रिलिनियन की, तो वो क्या करेगा? जो भी उसकी फैमिली में जो उसके पास एसेट्स है, ठीक है,
प्रॉपर्टी होगी वो उसे रख सकता है, ठीक है, फ्रॉम उसके उसके फादर की साइड से बात करें पैट्रिलिनियन की। अब बात करते हैं अगर मैट्रिलिनियन डिसेंट्स की, ऑन द अदर हैंड ट्रेसेस थ्रू द मदरलैंड, इसको कहाँ से ट्रेस किया जाएगा, फ्रॉम मदर साइड से, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। क्या डिफरेंस है पैट्रिलिनियन और मैट्रिलिनियन में, ठीक है, तो ये रहता है हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज़ अ कॉग्नेटिव डिसेंट सिस्टम, ठीक है। कॉग्नेटिव डिसेंट सिस्टम हमने बताना कि होता क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए डिसेंट सिस्टम्स दैट ट्रेसेस lineage थ्रू both the fathers and the mother lines. Option B is a descent system that trace lineage through only one parent. Option C हमारे पास है a descent system that traces lineage through the eldest sibling. Option डी हमारे पास है ए डिसेंट सिस्टम दैट ट्रेसेस lineage थ्रू द पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रेस किया जाएगा हमारी पेरेंटेज को बोथ फादर्स और मदर की लाइन्स पे, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज लीनिएज, ठीक है। लीनिएज अब है क्या, लीनिएज मतलब जो हमारी पेरेंटेज होती है, ठीक है, वो। ऑप्शन ए हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय ब्लड टाइज। ऑप्शन बी हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाय मैरिज टाइज। ऑप्शन सी हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ट्रेस्ड थ्रू अ कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन डी हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसे ट्रेस किया जाएगा बोथ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ए लीनिएज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कैन ट्रेस दियर डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर होंगे उनके। लीनिएजेस आर ऑफ्टन फाउंड इन सोसाइटीज विद यूनिलीनियर डिसेंट सिस्टम, ठीक है। लीनिएज हमें कहाँ पे मिलती है, यूनिलीनियर जो हमारी सोसाइटी का सिस्टम है वहाँ पे, वेयर डिसेंट इज ट्रेस थ्रू इधर द मेल और फीमेल है, ठीक है। जहाँ पे हमारी लीनिएज जो होगी, पेरेंटेज होगी, वो कैसे पहचानी जाएगी, या तो मेल के नाम से या तो फीमेल के लाइन से, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर की लीनिएज होता क्या है, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज़ अ क्लैन, ठीक है। क्लैन यहाँ पे क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय ब्लड टाइज। ऑप्शन बी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाय मैरिज टाइज। ऑप्शन सी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ट्रेस्ड थ्रू अ कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन डी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। A clan is a group of individuals who are believed to be descended from a common ancestor. ठीक है, common ancestor means either male or female, often with a mythical or legendary origins. Clans typically have shared name, ठीक है, क्या शेयर करेंगे वो name, history and identity, and members may consider themselves to be kin, ठीक है। सो ऑप्शन हमारे पास रहता है ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। लिनेज क्या है, क्लैन, सॉरी सॉरी यहाँ पे लिनेज नहीं था, क्लैन था। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो रिलेटेड होते हैं बाय ब्लड से, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर होते हैं यहाँ पे इधर मेल और फीमेल के लाइन पे, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज़ अ मॉइटी, ठीक है। इसमें मॉइटी क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स ऑप्टन बेस्ड ऑन डिसेंट, ठीक है। बोलता है पहला ऑप्शन की सोसाइटी की डिवीजन होना किसी भी टू ग्रुप्स में और बेस्ड होंगी वो किस पे, डिसेंट पे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक है, ऑप्टन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। या तो फिर मॉइटी क्या है, डिवीजन होना कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और किस पे बेस्ड होंगे वो, ऑक्यूपेशन पे। डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू रिलीजियस सेक्ट्स। ऑप्शन डी हमारे पास है डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सोशल क्लासेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आई होप अभी तक आपने ठीक कर दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मॉइटी क्या है, किसी भी सोसाइटी की डिवीजन होना किस में, टू ग्रुप्स में, ठीक है, जो बेस्ड होंगे हमारे डिसेंट पे, ठीक है। Moiety is a division of society into two groups often based on descents. Moieties may have specific roles, ठीक है। इनका क्या रहता है यहाँ पे, स्पेसिफिक रोल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं एंड रिलेशनशिप किसके साथ, सोसाइटी का। एंड दे आर फाउंड इन वेरियस कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। और ये हमें जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है हमारी वर्ल्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, कौन से, मॉइटी जो होते हैं सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ किनशिप टेक्नोलॉजीज इन सोसाइटीज़, ठीक है, जो किनशिप टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनका सोसाइटी में क्या रोल रहता है। एक किनशिप टर्मिनोलॉजी रेगुलेट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, टेक्नोलॉजी नहीं है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, विद इन द फैमिलीज। ऑप्शन बी हमारे पास रहता है किनशिप टर्मिनोलॉजीज डिटरमाइन इंडिविजुअल सोशल स्टेटस विद इन सोसाइटी। किनशिप टर्मिनोलॉजीज reflect cultural values and norms regarding family relationships। ऑप्शन डी हमारे पास रहता है किनशिप टर्मिनोलॉजीज एनफोर्स लीगल रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज विद इन कम्युनिटीज, ठीक है। तो किनशिप टर्मिनोलॉजी का जो यहाँ पे रोल रहता है वो रहता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या करते हैं, किनशिप टर्मिनोलॉजीज रिफ्लेक्ट करती हैं कल्चरल वैल्यूज़ को एंड नॉर्म्स को रिगार्डिंग फैमिली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर क्लासीफाइंग एंड कैटेगराइजिंग इन रिलेशनशिप की, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसे क्या क्लासीफाई करा जाता है हमारी जो भी किनशिप रिलेशनशिप है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या एस्टेब्लिशिंग करती हैं, रोल्स को एस्टेब्लिश करती हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद इन फैमिलीज, ठीक है, जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रहते हैं फैमिली में, ठीक है, उन्हें एस्टेब्लिश करेगी। एंड शेपिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर, और क्या करेंगी, ये शेप करेंगी जो भी हमारा सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, एंड बिहेवियर है उसे भी ये शेप करेंगी, ठीक है। ये रोल रहता है हमारा किनशिप टर्मिनोलॉजी का विद इन अ फैमिली एंड विद इन अ सोसाइटी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज अ बाइलेटरल काइंडेड, ठीक है, बाइलेटरल काइंडेड यहाँ पे होता क्या है, बाइलेटरल मीन्स टू यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय ब्लड टाइज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड बाय मैरिज टाइज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रेस्ड थ्रू बोथ द फादर्स एंड मदर लाइन, एंड ऑप्शन डी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाइलेटर्स से आपको पता लगेगा मीन्स टू इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। A bilateral kindred as a group of individual who कैन ट्रेस दियर डिसेंट थ्रू बोथ द फादर्स एंड द मदर लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बाइलेटर में जो काइंडेड ग्रुप होंगे वहाँ पे इंडिविजुअल को किस से ट्रेस, उनकी पेरेंट है जो किससे ट्रेस किया जाएगा, थ्रू बोथ मदर्स एंड फादर लाइन, ठीक है। अगर हम बात करें अनलाइक लीनिएज जहाँ पे क्या होता है, विच टिपिकली ट्रेस डिसेंट थ्रू अ सिंगल लाइन, ठीक है। अगर हम लीनिएज की बात करें तो वहाँ पे क्या किससे पेरेंटेज को ट्रेस किया जाता है, सिंगल लाइन। ए बाइलेटर काइंडेड इनकम्पेसिस रिलेटिव्स फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। बाइलेटरल काइंडेड जो ग्रुप होते हैं वहाँ पे ट्रेस किए जाते हैं रिलेटिव्स फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, जहाँ पे जो फादर की साइड भी देखी जाएगी और मदर की साइड भी, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, हाउ डू किनशिप सिस्टम अडॉप्ट टू चेंजेस इन सोसाइटीज़ ओवर टाइम, ठीक है। जो किनशिप सिस्टम है बोल रहा है कि किस तरह वो जो भी चेंजेस आती हैं सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें एकदम से क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। ए किनशिप सिस्टम रिमेन स्टैटिक एंड अनअफेक्टेड बाय सोसाइटल चेंजेस। बोल रहा है कि किनशिप सिस्टम जो है वो क्या रहता है, स्टैटिक रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी और अनअफेक्टेड होगा कोई भी अगर सोशल चेंज सोसाइटी में होती है, ठीक है। अ किनशिप system evolved in response to changes in social, cultural, economic and political context as well as shifting norms and values within society, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास रहता है किनशिप सिस्टम resist changes and maintain traditional structures regardless of societal developments. A kinship system are determined solely by biological factors and are independent of societal changes, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किनशिप सिस्टम इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस, ठीक है। जो भी चेंजेस आएंगी सोसाइटी में, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उन्हें वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा एज वेल एज शिफ्टिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ विद इन सोसाइटी, और साथ ही साथ क्या किस में हेल्प करेगा, जो भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती उनमें जो चेंजिंग आएंगी, ठीक है। अगर वो ट्रेडिशनल उसको चेंजेस को इग्नोर करेंगे, ठीक है, अबेंडन करेंगे, न्यू चेंजेस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसमें भी किनशिप सिस्टम क्या करता है, एक अपना रोल प्ले करता है। एज सोसाइटीज़ चेंजेस, अगर हम सोसाइटीज़ में जो चेंजेस है उसकी बात करें, किनशिप सिस्टम में अडॉप्ट टू एकोमोडेट न्यू फैमिली फॉर्म्स, रिलेशनशिप एंड रोल्स, ठीक है। अगर हम इसके सोसाइटी में जो चेंज आती है किनशिप, वहाँ पे क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा जो भी एकोमोडेटेड न्यू फैमिली फॉर्म्स होंगे, ठीक है, रिलेशनशिप होंगे और उनके जो रोल्स होंगे, ठीक है। तो ये रोल रहता है हमारा किनशिप सिस्टम का किसी भी सोसाइटीज़ में जो चेंजेस आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो ऑप्शन हमारा बी रहता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज, द ट्रांजिशन फ्रॉम एन agrarian based economy to one based on manufacturing and industry। तो यहाँ तो क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन में जो क्या हो रही है, अर्बनाइजेशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। या फिर ट्रांजेक्शन है फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी से कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है, वहाँ पे क्या जो प्रोडक्शन होगी। तो ये है सी ऑप्शन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ मैकनाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। एंड ऑप्शन डी इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्टिजनल वर्कशॉप्स इन अर्बन सेंटर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करेंगे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर, ठीक है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था स्टार्ट ब्रिटेन में, ठीक है, अराउंड 1670, हाँ 60-70, 60-70 नहीं 70-60, ठीक है। और ये चला था अराउंड 80-20 टू 80-40, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले जो था ये हुआ था स्टार्ट ब्रिटेन में, देन हमारा ये शिफ्ट हुआ था यूनाइटेड, ठीक है, उससे यूनाइटेड स्टेट से पहले यूरोप, ठीक है, यूरोप की बात करेंगे, उससे उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था, जो हैंड प्रोडक्शन था ना, हैंड प्रोडक्शन मेथड्स, जो चीज़ हाथ से बनाई जाती थी, अब वो हैंड प्रोडक्शन किस पे ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, मशीन्स पे, ठीक है। जो काम अब पहले इंसान कर रहे थे वो अब मशीनें करेंगी, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड इकोनॉमी थी, तो अब ये शिफ्ट हो रही है, ठीक है, रेलिएंट ऑन मैनुअल लेबर एंड एग्रीकल्चर, जो किस पे भी, जो मैनुअल लेबर, वहाँ पे लेबर लगाई जाती थी, ठीक है, टू वन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मैकनाइजेशन एंड इंडस्ट्री, ठीक है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जहाँ पे गुड्स वगैरह बनी जाती थी, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ होने लगा एंड बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हुई। इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। साथ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो किसकी फैक्ट्रीज़ की यहाँ पे नीड हुई, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हुई एंड द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और जो मास प्रोडक्शन, देखिए किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स तो लगी, उसको वहाँ पे क्या हुआ, मास प्रोडक्शन भी हुई, ठीक है। पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ, क्या कहाँ हुआ। अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ मेन मोटिव है हमारे एमसीक्यू सोल्व करना, तो ये रहता हमारा प्रोसेस की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या क्या यहाँ पे रोल प्ले किया, और सबसे पहले कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी वो शिफ्ट होती है, ठीक है, फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पे, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस प्ले इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, इसका क्या रोल रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। इट स्लो डाउन इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, बोलता है कि इसने कम कर दिया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे, ट्रेडिशनल मेथड्स को प्रमोट करके, जो ट्रेडिशनल मेथड्स था प्रोडक्शन का, ठीक है। इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोल रहा है कि इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इट accelerated industrialization by introducing new technologies and production methods। ऑप्शन डी हमारे पास रहता है, इट्स लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाई काजिंग अ डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंडस्ट्री जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका क्या रोल रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, किस प्रोसेस में, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंट्रोड्यूस करी जाती है यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी सच एज स्टीम इंजन, मैकनाइज्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शंस एंड फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे डेवलप करी जाती है। दीज इनोवेशन रेवोल्यूशनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्पर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, न्यू इन्वेंशन होती है। यहाँ पे क्या होता है कि रेवोल्यूशनाइज किया जाता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, ठीक है, और साथ ही साथ क्या यहाँ पे होती है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारी इकोनॉमिक बढ़ी, ठीक है, विद किससे, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रोल क्या रहता है इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन,
विच सेक्टर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जब भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमने बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा उसकी क्या हुई है, यहाँ पे ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास रहता है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज सर्विसेज, एंड ऑप्शन सी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, एंड ऑप्शन डी इज रिटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, manufacturing experiences significant growth during industrialization as economies shift from agrarian based production to मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्री। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जहाँ पे गुड्स वगैरह बनती थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि इकोनॉमी जो थी शिफ्ट हुई फ्रॉम एग्रीकल्चर से मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन कहाँ पे, फैक्ट्रीज में होने लगी। दिस ग्रोथ इज फ्यूल्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, इस ग्रोथ को, ठीक है, आगे कौन ले गया, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई यहाँ पे, और न्यू इंडस्ट्री का यहाँ पे क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, क्योंकि जो था डिमांड जो थी तब इतनी ज़्यादा होगी, और इससे क्या हुआ, इकोनॉमी पे असर पड़ा, इकोनॉमी भी यहाँ पे ठीक होने लगी। अगर ज़्यादा बात करेंगी कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हुई है, तो वो हुई हमारे इस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखिए हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इफेक्ट्स डज इंडस्ट्रियलाइजेशन टिपिकली हैव ऑन अर्बनाइजेशन। अब हम अर्बन्स की बात करें, जो अर्बनाइजेशन हुई थी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहाँ पे क्या इफेक्ट रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, क्या अच्छे रहे या बुरे रहे। इट लेड्स टू द रूरल depopulations and the decline of urban areas. It has no impact on urbanization. It promotes urbanizations as people migrate from rural areas to cities in search of employment. Option D is it results इन द अबंडनमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स इन फेवर ऑफ रूरल लिविंग्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुई तो इसने किसको प्रमोट किया, अर्बनाइजेशन को। ठीक है, अर्बनाइजेशन मीन्स लोग क्या करने लगे, माइग्रेट होने लगे फ्रॉम रूरल एरियाज से कहाँ के लिए, सिटीज़ के लिए। क्यों, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि लोग चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, तो लोगों ने क्या किया, शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ में क्या होने लगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, उनको एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। ठीक है, और दूसरा उनको वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे मिलने लगे। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन की बात करें अगर, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, लोग माइग्रेट होने लगे फ्रॉम रूरल से सिटीज़ की तरफ। ठीक है, industrialization typically promotes urbanizations as people migrate from rural areas to cities. ठीक है, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ पे वो किस लिए वहाँ पे शिफ्ट होने लगे, क्योंकि वहाँ पे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप जॉब पाएँ वो फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में। दिस माइग्रेशंस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब लोग माइग्रेट होने लगे तो ग्रोथ हुई किसकी, अर्बन सेंटर की और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जो रूरल एरिया था वहाँ पे डिक्लाइन होने लगा, वहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिलती है। सो ये इम्पैक्ट एक हमें मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्बनाइजेशन पे। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, देखिए अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई तो लोग क्या करने लगे, रूरल से अर्बन की तरफ जाने लगे। उससे क्या हुआ कि क्यों वो वहाँ से माइग्रेट होने लगे, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, वहाँ पे उनको अच्छी अच्छी जॉब मिलती थी। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है, it decreases employment opportunities by replacing workers with machine. It has no impact on employment patterns. It creates new job opportunities in manufacturing, technology and related sector. It leads to the unemployment as traditional industries decline. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लोग क्या करने लगे, शिफ्ट होने लगे। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने न्यू अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड करी हुई थी, क्रिएट्स की थी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग,
टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सेक्टर एज इकोनॉमी ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन बेस्ड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो इकोनॉमी थी वो शिफ्ट हुई, जो पहले एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी अब वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, वाइल सम ट्रेडिशनल जॉब्स में डिक्लाइन, अगर हम कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स की बात करें तो वो डिक्लाइन हुई थी, ख़त्म हुई थी। क्यों? न्यू इंडस्ट्रियल इमर्ज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन जो न्यू न्यू इंडस्ट्रीज थी, जो इमर्ज हुई थी, जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोवाइड किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट रहता है हमारा किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारी एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स पे। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट आर सम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ़ायदा तो हुआ, लोगों को नई नई जॉब्स मिली। ठीक है, लोग माइग्रेट हुए फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ठीक है, सिटीज़ में जाने लगे, उनको वहाँ पे काम मिला। ठीक है, साथ ही साथ उनको क्या मिला, वहाँ पे रहने के लिए मिला। ठीक है, शेल्टर मिला। उनको हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उसके लिए उनको वहाँ पे अलाउंसेस दिए गए। लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज पड़ता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो हमने यहाँ पे बताना है। इंक्रीज पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, decreased pollution due to technological advancement, no significant environmental impact, and option D is expansion of green spaces and conservation efforts। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, पोल्यूशन को इंक्रीज किया, डिफॉरेस्टेशन होने लगी, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होने लगी ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शंस, एनर्जी कंजम्पशंस एंड वेस्ट जनरेशन। देखिए क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी गई। ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्रीज, तो जो फैक्ट्रीज से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जो गार्बेज निकलता था, ठीक है, वो सीधा पानी में जाने लगा। ठीक है, उससे क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ। साथ ही साथ जंगल काटे गए। ठीक है, अगर किसी कहीं पे डैम बन रहा है, ठीक है, तो जंगल काटे गए। किसी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना था तो वहाँ पे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुई, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप हुई। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बिल्कुल डिप्लीट हो गए। ठीक है, किसकी वजह से, और साथ ही साथ क्या हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन। देखिए, लोग तो सिटीज़ की तरफ जाने लगे, फिर क्या हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, उससे क्या हुआ, तो जो डिमांड्स थी किसी भी प्रोडक्ट्स की, किसी भी गुड्स की, तो वो क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। ठीक है, अब इंसान का काम मशीन करने लगी, तो मशीनें क्या करती हैं, एनर्जी कंज्यूम करती हैं। ठीक है, एंड वेस्ट जनरेशन, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कैन कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री वो क्या करने लगी, बड़ी बड़ी चिमनीज लगाई जाती हैं फैक्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारा जो एनवायरनमेंट था वो पोल्यूट हो गया, हमारी एयर जो है पोल्यूट है। गार्बेज जो इंडस्ट्री से निकलता था वो कहाँ पे, नदी नालों में जाने लगा, वहाँ से क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। पीने का पानी अब पीने का पानी नहीं रहा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुई। ठीक है, एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। हैबिटेट, ठीक है, लोगों को शिफ्ट किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ हमारी बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हुआ। ये रहता है कॉन्सिक्वेंसेस एक हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे एनवायरनमेंट पे। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा करेक्ट आंसर कि क्या इम्पैक्ट रहा है, इंक्रीज पोल्यूशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ एंड डिप्लीशन हुआ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, बाय प्रमोटिंग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, by reducing economic output and productivity, by fostering technological innovations, increasing productivity and generating wealth. Option D is by restricting trade and economic growth। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोस्टरिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लगी, इंक्रीजिंग क्या होने लगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी, एंड जनरेटिंग वेल्थ, क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जनरेट हुई हमारी वेल्थ थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री की से मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती थी। ठीक है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे और जो भी वहाँ पे इंडस्ट्री बनी। ठीक है, इट लेड्स टू द हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमी थी, ठीक है, लेवल्स ऑफ इकोनॉमी का जो आउटपुट था वो इंक्रीज हुआ, हायर हुआ, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिली, एंड जो स्टैंडर्ड था, देखिए जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेंगी, तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑब्वियसली वो अच्छा होगा। ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहेगा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डज गवर्नमेंट पॉलिसी प्ले इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है प्रमोट करने में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है, गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन।
Government policy can promote industrialization through investment in infrastructure, education, and technology, as well as by providing incentives for business and industry. Option C is government policy restrict industrialization by imposing regulation and taxes on business. Option D is government policy is solely focused on agricultural development and ignores industrialization. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जो है फोकस सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैन प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने किस पे इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, एज वेल एज बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। ठीक है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किए कि वो क्या करें, बिजनेस करें, सच एज टैक्स ब्रेक्स, ठीक है, सब्साइड्स एंड फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, और फेवरेबल पॉलिसीज उनको ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड की बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ताकि वो बिजनेस कर सकें और इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकें। ये रहती है गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन में एंड टेक्नोलॉजी पे। ये रोल रहता है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी का यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अभी तक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी। ठीक है, अब बात यहाँ पे हो रही है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ transitioning from agrarian based economy to an industrial one, the decline of manufacturing and industrial activity in a region or country, the expansion of manufacturing and industrial activity, the development of new industry and technology। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, रेफर्स टू द डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन अ रीजन और कंट्री। क्या होगा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेट थी, ठीक है, फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी गुड्स, अब वो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जब डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो वो वहाँ पे होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन में जब हमें डिक्लाइन मिलेगा उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, तो उसे बोला जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट में रिजल्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज सच एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स। ठीक है, तो ये किससे हो सकता है, ये ग्लोबलाइजेशन से भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आएंगी उससे भी हो सकता है, आउट सोर्सिंग से भी हो सकता है, और शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड। देखिए, कंज्यूमर की डिमांड में अगर शिफ्टिंग हुई, पहले वो एक प्रोडक्ट यूज़ करते थे, ठीक है, फिर अचानक क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर अपनी डिमांड को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इससे भी हमें डिक्लाइन मिलेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में और उसके मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी गुड्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर करी जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑप्शन बी हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट सम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो अब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, ठीक है, उस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहता है। इट लीड्स टू अ ग्रेटर इनकम इक्वालिटी, it has no impact on income distributions, it can widen income inequality, particularly if certain groups benefits disproportionately from economic growth, it reduce overall income levels for the population। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, ये विडन कर देंगे, मतलब वर्स कर देंगे जो भी हमारी यहाँ पे इनकम हो रही थी डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे कोई स्किल्ड वर्कर्स और बिजनेस ओनर होंगे, ठीक है, बेनिफिट्स उनको ही बेनिफिट मिलेगा। जो भी स्किल्ड वर्कर हो, बिजनेस से जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे हुई है, जो उसका सारा बेनिफिट्स है तो वो वही ले जाएंगे। वाइल अदर्स आर लेफ्ट बिहाइंड, जो वर्कर्स या जो लेबर्स होंगे उनको इस चीज़ का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। दिस कैन एक्सएग्रीबेट सोशल डिस्पैरिटीज विद इन सोसाइटी। एक्सएग्रीबेट मीन्स ये लॉन्ग टाइम तक ऐसा ही चलता रहेगा। जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे और बिजनेसमैन होंगे, फ़ायदा सिर्फ उनको ही मिलेगा। ये रहता है इम्पैक्ट हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQs। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी नहीं लगी है वो भी बता देना, ठीक है, कि क्यों नहीं लगी अच्छी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।